हाफ ब्लड प्रिंस अध्याय 4 हॉरस स्लग हॉर्न। हैरी पिछले कुछ दिनों से बहुत आस लगाए था कि डंबलडोर उसे लेने आएंगे। इसके बावजूद उसे प्रिविट ड्राइव से डंबलडोर के साथ निकलते समय थोड़ा अजीब लग रहा था। इससे पहले वो हेडमास्टर से हॉगवर्ट्स के बाहर कम ही मिला था। आमतौर पर उनके बीच एक डेस्क रहती थी। उसे अपनी आखिरी मुलाकात बार बार याद आती रही, जिससे उसकी उलझन बढ़ गई। उस मौके पर उसने बहुत ज्यादा चिल्ला चोट की थी और डंबलडोर के बहुत सारे कीमती सामानों को तोड़ने फोड़ने की पूरी कोशिश की थी। बहरहाल डंबलडोर बिल्कुल सहज दिख रहे थे। उन्होंने उत्साह से कहा, हैरी अपनी छड़ी तैयार रखना। लेकिन सर, मुझे स्कूल से बाहर जादू करने की इजाजत नहीं है। डंबलडोर बोले, अगर कोई हमला होता है तो मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूँ कि तुम अपने मन में आने वाले किसी भी प्रतिकारक मंत्र या शाप का प्रयोग कर सकते हो। बहरहाल मुझे लगता है कि तुम्हें आज हमले की चिंता नहीं करनी होगी। क्यों क्यों सर, तुम मेरे साथ जो जा रहे हो? डंबलडोर ने सहजता से कहा, बस इतना ही काफी है। वो प्रिविट ड्राइव के छोर पर पहुंचकर अचानक रुक गए। उन्होंने हैरी से पूछा, जाहिर है तुम अभी तक अंतर्ध्यान की परीक्षा पास नहीं कर पाए होगे। हैरी ने कहा, नहीं सर, उसके लिए 17 साल की उम्र होनी चाहिए। डंबलडोर बोले, तो फिर तुम्हें मेरी बाह बहुत कसकर पकड़नी होगी। अगर दिक्कत ना हो तो मेरी बाईं बाह पकड़ो। जैसा तुमने देखा है, मेरी छड़ी वाली बाह इस समय थोड़ी नाजुक हालत में है। हैरी ने डंबलडोर की बाईं बाह पकड़ ली। बहुत बढ़िया, तो अब चलते हैं। हैरी को डंबलडोर की बाह खिंचती हुई महसूस हुई और उसने अपनी पकड़ दोगुनी मजबूत कर ली। हर चीज तत्काल काली हो गई। उस पर सभी दिशाओं से बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। वो सांस नहीं ले सकता था। उसके सीने पर जैसे लोहे की छड़ें कस गई हों। उसकी आंखों की पुतलियां उसके सिर में धंसी जा रही थी। उसके कान के पर्दे उसकी खोपड़ी में धंसे जा रहे थे। और फिर उसने रात की बहुत सारी ठंडी हवा अपने फेफड़ों में भर ली और अपनी आंसू भरी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ जैसे वो अभी अभी रबड़ की सकरी नली में से निकला हो। कुछ सेकंड बाद जाकर उसे एहसास हुआ कि प्रिविट ड्राइव गायब हो गया है। वो और डंबलडोर अब एक गांव के वीरान चौक में खड़े थे, जिसके बीच में युद्ध का एक पुराना स्मारक और कुछ बेंचें थीं। उसकी इंद्रियों के साथ ही उसकी समझ काम करने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो पहली बार जिंदगी में अंतर्ध्यान हुआ है। डंबलडोर ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, इसकी आदत पड़ने में वक्त लगता है? मैं ठीक हूँ, हैरी ने कान मलते हुए कहा, जिनकी हालत ऐसी थी जैसे उन्होंने प्रिविट ड्राइव को थोड़ी अनिच्छा से छोड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं झाड़ू की सवारी ज्यादा पसंद करूंगा। डंबलडोर मुस्कुराए और उन्होंने अपने यात्री चोगे को अपने गले पर थोड़ा कसकर लपेटा। इस तरफ वो तेजी से चल दिए। खाली सराय और कुछ मकानों के पास से गुजरे। डंबलडोर ने कहा, मुझे बताओ हैरी, तुम्हारा निशान अब भी दुखता है? हैरी ने अनजाने ही अपना एक हाथ माथे तक उठाया, निशान को मला। उसने कहा, नहीं सर, मैं इस बात पर हैरान हूँ। मुझे लग रहा था कि वोल्डेमॉर्ट के ताकतवर बनने के बाद ही ज्यादा दुखेगा। उसने डंबलडोर की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। वो बोले, बहरहाल मेरा अनुमान दूसरा था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को आखिरकार एहसास हो गया है कि तुम उसके विचारों और भावनाओं को भांप रहे हो, जो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे खिलाफ वो गुप्त विद्या का इस्तेमाल कर रहा है। हैरी ने कहा, अच्छी बात है। वोल्डेमॉर्ट के विचारों की सदमे भरी झलक और परेशान करने वाले सपनों से छुटकारा पाकर वो खुश था। वो एक मोड़ मुड़कर एक टेलीफोन बूथ और बस स्टॉप के पास से गुजरे। हैरी ने कनखियों से डंबलडोर की तरफ दोबारा देखा। प्रोफेसर, हम इस समय कहाँ हैं? हैरी, ये बडली बेबर्टन नाम का प्यारा गांव है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, जाहिर है मैं तुम्हें बताना भूल गया था, डंबलडोर ने कहा। देखो, एक बार फिर हमारे स्टाफ में एक सदस्य कम है। हम यहाँ मेरे एक पुराने साथी को मनाने आए हैं ताकि वो रिटायरमेंट छोड़कर हॉगवर्ट्स आ जाए। सर, मैं इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो एक ऊंची सकरी सड़क पर चल रहे थे, जिसके दोनों तरफ मकान थे। सभी खिड़कियों पर अंधेरा था। हैरी के मन में दम पिशाचों का ख्याल आ गया। उसने पीछे पलट कर देखा। अपनी जेब में रखी छड़ी को पकड़कर आश्वस्त हो गया। प्रोफेसर, हम अंतर्ध्यान मंत्र का प्रयोग करके सीधे आपके पुराने साथी के मकान पर क्यों नहीं पहुंच गए? क्योंकि ये उतनी बड़ी ही बदतमीजी होती जितनी कि सामने वाले के दरवाजे को लात मारकर उसे तोड़ देना। शिष्टाचार का तकाजा है कि हम अपने साथी जादूगरों को ये अवसर दें कि वो हमें प्रवेश करने से रोक सकें। वैसे भी इन दिनों ज्यादातर जादूगरों के
मकानों पर जादुई सुरक्षा है ताकि अवांछित लोग अंतर्ध्यान होकर वहां न पहुंच सकें। उदाहरण के लिए हॉगवर्ट्स में कोई भी इमारतों या मैदानों के भीतर अंतर्ध्यान नहीं हो सकता। हैरी ने तत्काल कहा, हरमाइनी ने मुझे बताया था। उसने सही बताया था, हमें दोबारा बाईं तरफ मुड़ना है। उनके पीछे चर्च की घड़ी ने 12 घंटे बजाए। हैरी ने सोचा, डंबलडोर को ये बदतमीजी क्यों नहीं लगती कि वो रात को 12 बजे अपने पुराने साथी के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन चूंकि बातचीत का सिलसिला अब चल पड़ा था, इसलिए वो कुछ ज्यादा सवाल पूछना चाहता था। सर, मैंने दैनिक जादूगर में पढ़ा है कि फज को हटा दिया गया। सही है, डंबलडोर ने कहा, जो एक गली की तरफ मुड़ रहे थे। मुझे यकीन है तुमने ये भी पढ़ा होगा कि अब उनकी जगह रूफस स्क्रिमग्योर आ गए हैं, जो पहले ऑरर कार्यालय के प्रमुख थे। हैरी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि वो अच्छे हैं? निश्चित रूप से वो काबिल हैं। उनके पास कॉर्नेलियस से ज्यादा निर्णायक और सशक्त व्यक्तित्व है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब था। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। रूफस कर्मठ हैं और चूंकि उनकी ज्यादातर जिंदगी शैतानी जादूगरों से लड़ने में बीती है, इसलिए वो लॉर्ड वोल्डेमार्ट को कम नहीं आंकते। हैरी ने इंतजार किया, लेकिन डंबलडोर ने स्क्रिमग्योर के साथ हुए उस मतभेद के बारे में कुछ नहीं कहा जिसके बारे में दैनिक जादूगर लिख रहा था। हैरी में हिम्मत नहीं थी वो इस विषय में कुछ आगे पूछे, इसलिए उसने विषय बदल दिया। और सर, मैंने मैडम बोन्स की खबर पढ़ी थी। हाँ, बहुत दुखद क्षति। वो बहुत अच्छी जादूगरनी थी। मुझे लगता है यहाँ ऊपर चलना होगा। आउच! उन्होंने अपने घायल हाथ से इशारा किया। प्रोफेसर, आपके हाथ को क्या? मेरे पास अभी पूरी बात बताने का समय नहीं है। ये रोमांचक कहानी है, मैं इसके साथ न्याय करना चाहता हूँ। वो हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। हैरी समझ गया कि उसे डांटा नहीं जा रहा है, वो आगे सवाल पूछ सकता है। सर, एक उल्लू जादू मंत्रालय का एक पैम्फलेट लाया था। इसमें वो सुरक्षा कदम बताए गए हैं जो हम सभी को प्राण भक्षियों से रक्षा के लिए उठाने हैं। हाँ, मुझे भी मिला था। क्या ये तुम्हें उपयोगी लगा? डंबलडोर ने अब भी मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूँ तो नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगा। उदाहरण के लिए, मैं बहरूपिया नहीं बल्कि प्रोफेसर डंबलडोर हूँ। ये जांच करने के लिए तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा मनपसंद जैम कौन सा है। मैंने नहीं पूछा। हैरी ने बोलना शुरू किया। उसे पता नहीं था कि डंबलडोर इस बात में मजाक कर रहे हैं या उससे झिड़क रहे हैं। हैरी, भविष्य के लिए याद रखना, मेरा मनपसंद जैम रास्पबेरी है। वैसे अगर मैं प्राणभक्षी होता, मैं निश्चित रूप से डंबलडोर का वेश बनाने से पहले अपने मनपसंद जैम के बारे में जान लेता। ठीक है। देखिए, पैम्फलेट में सजीव लाश के बारे में कुछ लिखा था। ये क्या होती है? पैम्फलेट में स्पष्ट नहीं बताया गया था, हैरी ने कहा। डंबलडोर ने धीरे से कहा, सजीव लाश का मतलब है ऐसा मुर्दा शरीर जिस पर जादू करके शैतानी जादूगर उससे अपना काम करवाते हैं। सजीव लाशें काफी समय से नहीं दिखी हैं। दरअसल वोल्डेमार्ट के गायब होने के बाद वो कभी नहीं दिखी। वो इतने सारे लोगों की हत्या कर चुका है कि वो उनकी सेना बना सकता है। यही वो जगह है हैरी, बस यही। वो पत्थर के एक छोटे मकान के करीब आ रहे थे जिसके चारों तरफ बागीचा था। हैरी सजीव लाश के भयंकर विचार को समझने में इतना डूबा था कि उसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जैसे ही वो सामने वाले गेट तक पहुंचे, डंबलडोर अचानक रुक गए। हैरी नहीं रुका, उनसे टकरा गया। ओह ओह! हैरी ने उधर देखा जिधर डंबलडोर देख रहे थे। मकान की तरफ देखते समय उसका दिल डूब गया। सामने वाला दरवाजा उखड़ा हुआ था, चूलों पर लटक रहा था। डंबलडोर ने सड़क के ऊपर नीचे देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, हैरी, छड़ी निकाल कर मेरे साथ आओ। उन्होंने गेट खोला। हैरी उनके पीछे था। डंबलडोर सामने वाले दरवाजे को बहुत धीरे से धक्का देते हुए और अपनी छड़ी उठाते हुए बोले, प्रकाशित भव। डंबलडोर की छड़ी के सिरे से रोशनी हो गई। एक सकरा हॉल दिखने लगा। बाईं तरफ दरवाजा खुला था। अपनी प्रकाशित छड़ी को ऊपर उठाकर डंबलडोर लिविंग रूम में पहुंच गए। हैरी उनके पीछे चल रहा था। उनकी आंखों के सामने तबाही का मंजर था। एक बड़ी दीवार घड़ी चकनाचूर पड़ी थी। उसका पेंडुलम गिरी हुई तलवार की तरह दूर पड़ा हुआ था। पियानो उल्टा था। घड़ी की कुंजियां फर्श पर बिखरी थी। कुशन पिचके हुए थे। उनके कोनों से पंख निकल रहे थे। डंबलडोर ने अपनी छड़ी ऊपर कर ली ताकि इसकी रोशनी दीवारों पर पड़ जाए जहां कोई गहरी लाल चीज वॉलपेपर पर फैली हुई थी। हैरी ने धीरे से सांस अंदर खींची। डंबलडोर ने मुड़कर देखा। संकेत अच्छा नहीं है, है ना? हाँ, यहाँ कोई भयंकर घटना हुई है। डंबलडोर सावधानी से कमरे के बीच में पहुंचे और अपने पैरों के पास मलबे की जांच करने लगे।
हो सकता है कि लड़ाई न हुई हो और वो उन्हें घसीट कर ले गए हों प्रोफेसर, हैरी ने सुझाव दिया। हालांकि वो ये कल्पना नहीं करने की कोशिश कर रहा था कि जिस व्यक्ति के खून से दीवारें इस तरह रंगी हुई हैं वो कितना घायल हुआ होगा। मुझे नहीं लगता, डंबलडोर ने धीरे से कहा। एक खुली हुई कुर्सी के पीछे झांका जो एक तरफ को गिरी हुई थी। आपका मतलब है वो? हाँ, अब भी यहीं कहीं है। और बिना किसी चेतावनी के डंबलडोर ने झटके से अपनी छड़ी की नोक फूली हुई कुर्सी में गड़ा दी जो चिल्लाई, आउच! गुड इवनिंग हॉरेस, डंबलडोर ने सीधे खड़े होते हुए कहा। पल भर पहले जहां कुर्सी थी अब वहां एक मोटा और गंजा बूढ़ा आदमी था जो पेट मल रहा था। इतनी जोर से छड़ी गड़ाने की क्या जरूरत थी? उस आदमी ने रूखेपन से कहा। खड़ा हो गया। छड़ी की रोशनी उनकी चमकदार चांद, उभरी आंखें, बड़ी सफेद मूंछ और मखमल की महरून जैकेट के चमकदार बटनों पर पड़ी। उनके सिर का ऊपरी हिस्सा मुश्किल से डंबलडोर की ठुड्डी तक पहुंच रहा था। लड़खड़ाकर खड़े होते हुए उन्होंने पूछा, किस बात से पता चला? वो अपना पेट मल रहे थे और इस बात पर शर्मिंदा नहीं थे कि उन्होंने अभी अभी एक कुर्सी बनने का नाटक करते हुए पकड़ा गया है। प्यारे हॉरेस, अगर प्राण भक्षी यहाँ सचमुच आए होते तो मकान के ऊपर मौत का निशान बना होता। जादूगर ने अपने चौड़े माथे पर मोटा हाथ ठोंका। मौत का निशान? जानता था कोई न कोई चीज रह गई है। कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास समय नहीं था, मैं फर्नीचर को तितर बितर कर ही रहा था कि तुम कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने गहरी आह भरी जिससे उनकी मुंह के कोने फड़कने लगे। डंबलडोर ने विनम्रता से पूछा, क्या तुम दोबारा सामान जमाने में मेरी मदद चाहते हो? जादूगर ने कहा, हाँ। वो एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। लंबे दुबले डंबलडोर और नाटे गोल मटोल हॉरिस ने अपनी सीढ़ियां एक जैसे अंदाज में लहराई। फर्नीचर पुरानी जगह पर आ गया। पंख दोबारा कुशन में चले गए। दीवारें खुद ब खुद साफ हो गईं। पुरानी दीवार घड़ी जुड़ गई और घंटे बजाने लगी। डंबलडोर ने घड़ी की घंटों की आवाज के ऊपर जोर से पूछा, वैसे ये खून किसका था? दीवारों पर ड्रैगन का, हॉरिस नाम के जादूगर ने चिल्लाकर कहा। पियानो से आखिरी छन हुई और खामोशी छा गई। हाँ, ड्रैगन का, जादूगर ने बात करने के अंदाज में कहा। मेरी आखिरी बोतल थी, इस समय इसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। खैर, ये दोबारा काम में आ सकता है। वो साइन बोर्ड पर रखी कांच की एक छोटी शीशी के पास गए और उसे रोशनी में उठाकर अंदर भरे गाढ़े द्रव की जांच करने लगे। थोड़ी धूल है। उन्होंने बोतल दोबारा साइड बोर्ड पर रख दी। आह भरी उसी वक्त उनकी निगाह हैरी पर पड़ी। ओहो, उन्होंने कहा जब उनकी आंखें हैरी के माथे और बिजली के आकार के निशान पर पड़ी। डंबलडोर परिचय करवाने के लिए आगे होते हुए बोले, ये हैरी पॉटर है, और हैरी ये मेरे पुराने दोस्त और सहकर्मी हॉरेस स्लगहॉर्न है। स्लगहॉर्न डंबलडोर की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर एक चालाकी का भाव था। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह राजी कर लोगे, है ना? मेरा जवाब अभी नहीं है एल्बस। वैसे वे हैरी के पास से गुजरे और उनका चेहरा संकल्प से तना हुआ था, जैसे वो किसी प्रलोभन से बचने की कोशिश कर रहे हों। मुझे लगता है एक एक ड्रिंक हो जाना चाहिए, पुराने दिनों की खातिर। स्लगहॉर्न झिझके। फिर उन्होंने रूखेपन से कहा, तो फिर ठीक है, बस एक ड्रिंक। डंबलडोर हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने उसे उस कुर्सी पर बैठने का इशारा किया जैसी कुर्सी बनने का स्लगहॉर्न ने नाटक किया था। जब स्लगहॉर्न बोतल को गिलासों में डालने के बाद दोबारा कमरे की तरफ मुड़े तो उनकी आंखें हैरी पर पड़ी। ये लो। उन्होंने डंबलडोर को एक ड्रिंक दे दिया जो बिना आमंत्रण के बैठ गए थे। स्लगहॉर्न ने ट्रे हैरी की तरफ बढ़ा दी और सुधरे हुए सोफे की कुशन पर धंसकर असंतुष्ट खामोशी में बैठ गए। उनके पैर इतने छोटे थे कि फर्श तक नहीं पहुंच रहे थे। डंबलडोर ने पूछा, तो कैसा चल रहा है हॉरेस? ज्यादा अच्छा नहीं है। सीना कमजोर है, सांस जल्दी भर जाती है, गठिया है, बुढ़ापा, थकान, ये सब होना ही है। डंबलडोर ने कहा, और इसके बावजूद तुम इतने कम समय में हमारे स्वागत की इतनी बढ़िया तैयारी करने में समर्थ थे। तुम्हें फटाफट काम करना पड़ा होगा और तुम्हें 3 मिनट से ज्यादा की चेतावनी नहीं मिली होगी, है ना? स्लगहॉर्न ने आधी चिढ़ और आधे गर्व से कहा, 2 मिनट की। मैं अपने घुसपैठिया सम्मोहन अलार्म को नहीं सुन पाया था। मैं उस वक्त नहा रहा था। सच तो यह है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ एल्बस, एक थका हुआ बूढ़ा जो शांति से जिंदगी गुजारना चाहता है, आराम से रहना चाहता है। हैरी ने कमरे के चारों तरफ देखते हुए सोचा, निश्चित रूप से आरामदेह था, सामान भरा हुआ था, कोई ये नहीं कह सकता था कि आरामदेह नहीं है।
अगर हैरी को ये नहीं पता होता कि जादूगर यहाँ रहते हैं तो ये अंदाजा लगाता कि ये घर किसी अमीर आडंबर प्रिय बुढ़िया का होगा। डंबलडोर ने कहा, हॉरेस, तुम अभी उतने बूढ़े नहीं हो जितना मैं हूँ। शायद तुम्हें भी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। स्लगहॉर्न ने रूखेपन से कहा। उनकी पीली आंखें डंबलडोर के घायल हाथ पर पड़ी। मैं देख रहा हूँ कि अब तुम्हारे हाथ भी पहले जितनी तेजी से नहीं चल पाते। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डंबलडोर ने शांतिपूर्वक कहा, अपनी आस्तीन हिलाकर जली और काली उंगलियों के कोने दिखाए। उन्हें देखकर हैरी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कंधे उचका दिए, अपने चौड़े हाथ फैला दिए जैसे कह रहे हो उम्र के अपने पुरस्कार होते हैं। हैरी ने देखा उनके सही सलामत हाथ में एक अंगूठी थी। उसने डंबलडोर के हाथ में ये अंगूठी पहले कभी नहीं देखी थी। अंगूठी बड़ी थी, सोने की लग रही थी। इसमें एक भारी काला पत्थर था जो बीच से चटका हुआ था। स्लोगहान की आंखें एक पल के लिए अंगूठी पर पड़ी। उनके चौड़े माथे पर पल भर के लिए एक हल्की सी त्योरी दिखने लगी। डंबलडोर ने पूछा, हॉरेस, घुसपैठियों के खिलाफ इतने सारे सुरक्षा इंतजाम ये प्राण भक्षियों के लिए थे या मेरे लिए? स्लोगहान ने पूछा, प्राण भक्षी मुझ जैसे गरीब बूढ़े से क्या चाहेंगे? डंबलडोर ने कहा, मुझे लगता है वो लोगों को सताने, यातना देने और हत्या करने में तुम्हारी प्रतिभा का उपयोग करना चाहेंगे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो अभी तक तुम्हें नियुक्त करने नहीं आए? स्लोगहान ने एक पल के लिए डंबलडोर को घूर कर देखा, फिर बुदबुदाए, मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। मैं 1 साल से अज्ञातवास में हूँ। कभी 1 हफ्ते से ज्यादा एक जगह नहीं रुका हूँ। एक मगलू घर से दूसरे मगलू घर। इस जगह के मालिक कैनरी आइसलैंड में छुट्टियां मनाने गए हैं। ये घर बहुत अच्छा है। मगलुओं के घर में रहना आसान है अगर आप इसका तरीका सीख लें। वो लोग मुखबिर यंत्र की बजाय बर्गलर अलार्म का इस्तेमाल करते हैं। बस उस पर एक आसान सा निष्क्रियता सम्मोहन मार दो और ध्यान रखो कि पड़ोसी आपको पियानो लाते ना देख ले। बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने कहा, लेकिन ये तो शांत जीवन की तलाश करते बूढ़े के लिए काफी थकान भरा काम है। देखो, अगर तुम हॉगवर्ट्स लौटते हो, अगर तुम मुझे ये बताने जा रहे हो कि उस घटिया स्कूल में मेरी जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी, तो कोशिश मत करो एल्बस। मैं भले ही अज्ञातवास में रह रहा हूँ, लेकिन डोलोरेस अम्ब्रिज के जाने के बाद कुछ अजीब सी अफवाहें मेरे कानों तक पहुंची हैं। अगर तुम टीचर्स के साथ आजकल इस तरह का सलूक करते हो। प्रोफेसर अम्ब्रिज ने सेनेटर्स के समूह को गुस्सा दिला दिया था। मुझे लगता है कि अगर कोई जंगल में जाकर गुस्सैल सेनेटर्स से तुम गंदे अर्ध प्रजाति के कहता है तो वो अपनी समझदारी का परिचय नहीं देता है। उसने ऐसा कहा था? मूर्ख औरत, मुझे कभी पसंद नहीं थी। हैरी हंसा। डंबलडोर और स्लोगहान ने उसे मुड़कर देखा। सॉरी, बात यह है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ। डंबलडोर अचानक उठकर खड़े हो गए। क्या तुम जा रहे हो? स्लगहॉर्न ने तत्काल आशा भरे स्वर में पूछा। डंबलडोर ने कहा, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बाथरूम का इस्तेमाल कर लूं। स्लगहॉर्न ने निराशा से कहा, ओह, बाईं तरफ वाला दूसरा दरवाजा। डंबलडोर ने कमरा पार किया और उनके जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया। खामोशी छा गई। स्लगहॉर्न उठकर खड़े हो गए। उन्होंने हैरी की तरफ चोरी से देखा, फिर आग के पास जाकर अपनी कमर सेंकने के लिए उसकी तरफ पीठ मोड़ी। उन्होंने अचानक कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। हैरी बस स्लगहॉर्न को देख रहा था। स्लगहॉर्न की पानीदार आंखें हैरी के निशान पर फिसली। इस बार उन्होंने उसके बाकी चेहरे को भी ढंग से देखा। तुम अपने डैडी जैसे दिखते हो। हाँ, लोगों ने मुझे बताया था, हैरी बोला, सिवाय तुम्हारी आंखों के। तुम्हारी आंखें मेरी माँ जैसी हैं। हाँ, हैरी इतनी बार सुन चुका था कि वो उब गया था। हाँ, अच्छा। टीचर को कभी खास प्रिय विद्यार्थी नहीं रखने चाहिए, लेकिन वो मेरी प्रिय विद्यार्थी थी। स्लगहॉर्न ने हैरी की सवालिया निगाह को देखते हुए जोर दिया। तुम्हारी माँ लिली इवांस बहुत ही बुद्धिमान, जोशीली और प्यारी लड़की थी। मैं उसे अक्सर कहता था उसे मेरे हाउस में होना चाहिए था। वो बहुत दबंग जवाब देती थी। आपका हाउस कौन सा था? मैं नाग शक्ति हाउस का प्रमुख था। हैरी के चेहरे का भाव देखकर वो उसकी तरफ उंगली हिलाकर जोर से बोले, इस बात से मेरे खिलाफ मत हो जाना। मुझे लगता है तुम भी अपनी माँ की तरह गरुण द्वार में होगे। हाँ, आमतौर पर परिवार के सदस्य एक ही हाउस में जाते हैं। वैसे ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी सीरियस ब्लैक का नाम सुना है तुमने? सुना होगा, 2 सालों से अखबार में छप रहा है। कुछ हफ्ते पहले मर गया है। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने हैरी की आंतों को मरोड़ दिया हो, उन्हें कसकर जकड़ लिया हो। देखो, वो स्कूल में तुम्हारे डैडी का बहुत अच्छा दोस्त था। पूरा ब्लैक खानदान मेरे हाउस में था, लेकिन सीरियस गरुड़ द्वार में चला गया।
अफसोस, वो बहुत प्रतिभावान था। उसका भाई रेगुलस हॉगवर्ट्स आया तो वो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे पूरा खानदान इकट्ठा करना अच्छा लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे नीलामी में किसी दूसरे ने ऊंची बोली लगाकर सामान ले लिया हो, जिससे उत्साही संग्राहक को निराशा हुई हो। यादों में गुम स्लगहॉर्न ने सामने वाली दीवार को घूरा, उस जगह पर थोड़े मुड़े ताकि उनकी पूरी पीठ पर एक सी गर्मी रहे। जाहिर है तुम्हारी माँ मंगलू थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो इतनी अच्छी थी कि मैंने सोचा था शुद्ध खून की होगी। मेरी सबसे अच्छी दोस्तों में एक लड़की मगलू है, हैरी ने कहा, और वो हमारे ईयर में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है। स्लगहॉर्न ने कहा, अजीब बात है, ऐसा कई बार होता है ना? हैरी ने ठंडेपन से कहा, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूँ। नहीं नहीं, मैंने अभी बताया ना, तुम्हारी मम्मी मेरी सबसे प्रिय विद्यार्थियों में एक थी, और उसके बाद वाले ईयर में डर्क क्रेसवेल भी था। जाहिर है अब वो पिशाच संपर्क कार्यालय का प्रमुख है। वो एक मगलू परिवार में पैदा हुआ था, बहुत ही प्रतिभाशाली। वो आज तक मुझे ग्रीनगॉट में होने वाली गतिविधियों की बहुत बढ़िया अंदरूनी जानकारी देता है। वे थोड़े ऊपर नीचे उछले, आत्मसंतुष्ट अंदाज में मुस्कुराए। उन्होंने टेबल पर रखे चमकते फ्रेमों पर इशारा किया, जिनमें लगी तस्वीरों में लोग हिल रहे थे। सभी पूर्व विद्यार्थी हैं, सब पर उनके साइन हैं। वहां तुम्हें दैनिक जादूगर का संपादक बारनाबास कफ दिखेगा। वो अखबार के बारे में मेरी राय जानने में हमेशा दिलचस्पी रखता है। वो ग्वेंग जोन्स है, हॉली हेड हरपीस की कप्तान। लोग हमेशा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि हरपीस की टीम से मेरे घनिष्ठ संबंध है। इन सब विचारों से वो काफी खुश नजर आ रहे थे। और ये सब लोग जानते हैं कि आप कहाँ हैं, ताकि वो आपको सारा सामान भेज सके। हैरी ने कहा, जो सोच रहा था कि अगर चॉकलेटों के हैम्पर, क्विडिच टिकट और सलाह मांगने के लिए उत्सुक आगंतुक स्लगहॉर्न तक पहुंच सकते हैं तो प्राण भक्षी उनके तक क्यों नहीं पहुंच पाए। स्लगहॉर्न के चेहरे से मुस्कुराहट उतनी ही जल्दी फिसल गई जिस तरह खून दीवार से फिसला था। जाहिर है नहीं, लगभग 1 साल से मेरा सबसे संपर्क टूट चुका है। हैरी को आभास हुआ इन शब्दों से खुद स्लगहॉर्न सदमे में आ गए थे। वो एक पल के लिए विचलित दिखने लगे, फिर उन्होंने कंधे उचका दिए। फिर भी समझदार जादूगर ऐसे वक्त में अपना सिर झुकाकर चलता है। डंबलडोर के लिए कहना आसान है, लेकिन हॉगवर्ट्स में नौकरी करने का मतलब माया पंछी के समूह के प्रति अपनी सार्वजनिक निष्ठा घोषित करने जैसा है। और हालांकि मुझे यकीन है समूह के लोग बहुत प्रशंसनीय और साहसिक काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनके मरने की दर से हॉगवर्ट्स में पढ़ाने के लिए आपको माया पंछी के समूह में शामिल होने की जरूरत नहीं है, हैरी ने कहा, जो अपनी आवाज से हिकारत के पुट को दूर नहीं रख पाया। स्लगहॉर्न के आरामदेह अस्तित्व से सहानुभूति रखना मुश्किल था जब उसे सीरियस की याद आई, जो एक गुफा में छुपा हुआ था और चूहे खाकर जी रहा था। ज्यादातर टीचर्स माया पंछी के समूह नहीं हैं, और उनमें से कोई भी आज तक मरा नहीं है, जब तक कि आप क्विरिल को ना गिने। और जो उसके साथ हुआ वो उसी के काबिल था, क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा था। हैरी को यकीन था स्लगहॉर्न उन जादूगरों में से एक होंगे जो वोल्डेमॉर्ट के नाम को सहन नहीं कर पाते होंगे। उसे निराशा नहीं हुई। स्लगहॉर्न कांपे और प्रतिरोध में चिहुके, जिसे हैरी ने नजरअंदाज कर दिया। हैरी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि जब तक डंबलडोर हेडमास्टर हैं तब तक स्टाफ बाकी जादूगरों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। वोल्डेमॉर्ट सिर्फ उन्हीं से डरता है ना? स्लगहॉर्न 1-2 पल के लिए हवा में ताकते रहे। वो हैरी के शब्दों पर विचार कर रहे थे। हाँ, ये सच है। तुम जानते हो कौन ने कभी डंबलडोर से उलझना नहीं चाहा, और मुझे लगता है कि अगर मैं प्राण भक्षियों के साथ शामिल नहीं होता हूं तो तुम जानते हो कौन मुझे दोस्त नहीं मान सकता। ऐसी स्थिति में मैं एल्बस के करीब रहने पर ज्यादा सुरक्षित रहूंगा। मैं ये नाटक नहीं करूंगा कि मैं अमेलिया बोन्स की मौत से विचलित नहीं हूं। अगर मंत्रालय के इतने सारे संपर्कों और संरक्षण के बाद उसके साथ ऐसा हो सकता है तो। डंबलडोर दोबारा कमरे में आ गए। स्लगहॉर्न ऐसे उछले जैसे भूल ही गए हों कि डंबलडोर घर में थे। तो एल्बस, काफी देर लगा दी, पेट गड़बड़ है? नहीं, मैं तो बस मगलू पत्रिकाएं पढ़ रहा था। मुझे बुनाई के नमूने देखना पसंद है। अच्छा हैरी, हम हॉरेस का काफी समय बर्बाद कर चुके हैं, हमारे चलने का समय हो गया है। हैरी ये आदेश मानने के लिए बेताब था। वो उछलकर खड़ा हो गया। स्लगहॉर्न हैरान दिखने लगे। तुम जा रहे हो? हाँ, जब मैं हार जाता हूं तो हार मान लेता हूं। हार? स्लगहॉर्न विचलित दिखने लगे। उन्होंने अपने मोटे अंगूठे चटकाए और थोड़ा कसमसाए। जब उन्होंने देखा डंबलडोर ने अपने यात्री चोगे को कसा
और हैरी ने अपने जैकेट की जीप लगाई। अच्छा, मुझे अफसोस है कि तुम हॉगवर्ट्स में काम नहीं करना चाहते हॉरेस, डंबलडोर ने अपने सही सलामत हाथ से सलाम करते हुए कहा। तुम्हारे दोबारा लौटने पर हॉगवर्ट्स खुश होता, हमारी बढ़ी हुई सुरक्षा के बावजूद। अगर तुम वहां नहीं पढ़ाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम जब चाहो आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत है। हाँ, अच्छा, जैसे मैंने कहा तो फिर विदा। विदा, हैरी ने कहा। वो सामने वाले दरवाजे पर थे, तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूं। डंबलडोर ने मुड़कर देखा। स्लगहॉर्न लिविंग रूम के दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर हाँफ रहे थे। तुम रिटायरमेंट छोड़ दोगे? हाँ, मैं पागलपन कर रहा हूं, लेकिन हाँ, स्लगहॉर्न ने अधीरता से कहा। बहुत बढ़िया, फिर हॉरेस हम 1 सितंबर को मिलते हैं। हाँ, जरूर मिलते हैं, स्लगहॉर्न ने हुंकार भरते हुए कहा। जब वो बगीचे से रास्ते पर चलने लगे तो पीछे से स्लगहॉर्न की आवाज आई। मैं ज्यादा तनख्वाह लूंगा डंबलडोर। डंबलडोर हंस दिए। डंबलडोर बोले, बहुत बढ़िया हैरी। हैरी ने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। ओह हाँ, तुमने किया है। तुमने हॉरेस को बताया कि हॉगवर्ट्स लौटने से उसे कितना फायदा होगा। क्या वो तुम्हें पसंद आया? हैरी को पता नहीं था वो स्लगहॉर्न को पसंद करता है या नहीं। उसे लग रहा था कि वो एक तरह से खुशनुमा थे, लेकिन दम्भी भी थे। चाहे वो इसका कितना भी विरोध करते हों, लेकिन वो इस बात पर बहुत हैरान थे कि मगलू परिवार में पैदा होने वाली लड़की अच्छी जादूगरनी कैसे बन सकती थी। डंबलडोर ने आगे कहा, जिससे हैरी आगे कुछ बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। हॉरेस आराम पसंद है। उसे मशहूर, सफल और शक्तिशाली लोगों को अपने आसपास रखना अच्छा लगता है। उसे लोगों को प्रभावित करना अच्छा लगता है। उसने कभी सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं की। वो तो हमेशा पीछे की कुर्सी पर बैठना चाहता है। देखो, वहां प्रगति की ज्यादा गुंजाइश रहती है। वो हॉगवर्ट्स में से अपने पसंदीदा विद्यार्थी चुनता है। कई बार उनकी महत्वाकांक्षा या दिमाग के कारण, कई बार उनके आकर्षण या प्रतिभा के कारण। हॉरेस में सही विद्यार्थियों को चुनने की अद्भुत कला है, इसलिए उसके चुने हुए विद्यार्थी आगे चलकर कई क्षेत्रों में सफल हुए हैं। हॉरेस ने अपने पसंदीदा विद्यार्थियों का एक तरह से क्लब बना डाला था, जिसके केंद्र में वो खुद था। वो परिचय कराता था, सदस्यों के बीच उपयोगी संपर्क बनाता था और हमेशा बदले में किसी न किसी तरह का लाभ प्राप्त करता था, चाहे वो उसकी प्रिय पाइनएप्पल टॉफियों का मुफ्त बक्सा हो या पिशाच संपर्क कार्यालय के अगले कनिष्ठ सदस्य की अनुशंसा करने का मौका। हैरी के दिमाग में अचानक एक बड़ी मकड़ी की तस्वीर आई जो अपने चारों तरफ जाल बुन रही थी और यहाँ वहां धागा लहरा रही थी ताकि और बड़ी रसदार मक्खियां करीब आ जाएं। डंबलडोर ने आगे कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम हॉरेस के खिलाफ हो जाओ, या जैसा अब हमें कहना चाहिए प्रोफेसर स्लगहॉर्न के खिलाफ हो जाओ, बल्कि तुम्हें सावधान रहने को कह रहा हूं हैरी। तुम उनके संग्रह के सबसे नायाब रत्न बन सकते हो। वो लड़का जो जिंदा बच गया, या फिर जो आजकल तुम्हें कहा जा रहा है चुनिंदा जादूगर। इन शब्दों से हैरी को ठंडक का एहसास हुआ, जिसका आसपास की धुंध से कोई लेना देना नहीं था। उसे कुछ सप्ताह पहले सुने गए शब्द याद आ गए, जिनका उसके लिए भयंकर और विशेष अर्थ था। एक के जिंदा रहते दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। डंबलडोर ने चलना बंद कर दिया। वो उस चर्च के पास खड़े थे जिसके पास से वो गुजर चुके थे। काफी हो गया हैरी, तुम मेरी बांह पकड़ लो। हैरी इस बार अंतर्ध्यान होने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बावजूद उसे ये पसंद नहीं आया। जब दबाव खत्म हो गया तो एक बार फिर वो सांस ले सकता था। उसने पाया कि वो डंबलडोर के साथ एक देहाती सड़क पर खड़ा था और दुनिया में अपनी दूसरी सबसे प्रिय इमारत की छाया देख रहा था, रॉन का घर। उसके मन में अभी अभी उमड़ने वाली दहशत की भावना के बावजूद वो इस इमारत को देखकर खुश हो गया। उसका मनोबल बढ़ गया। वहां रॉन था, मिसेस वीजली थी जो इतना अच्छा खाना बनाती थी जितना उसने कभी किसी और के यहाँ नहीं खाया था। अगर तुम्हें आपत्ति न हो हैरी, डंबलडोर ने गेट के पास से गुजरते हुए कहा, तो मैं विदा लेने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अकेले में, शायद यहाँ। डंबलडोर ने पत्थर की एक उजाड़ झाड़ू घर की तरफ इशारा किया जहां वीजली परिवार अपनी उड़ने वाली झाड़ुएं रखता था। डंबलडोर ने छड़ी के सिरे पर रोशनी करके उसे टॉर्च की तरह जला लिया और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे उम्मीद है हैरी, तुम इस बात का जिक्र करने के लिए मुझे माफ करोगे। बहरहाल, मंत्रालय की घटना के बाद तुम हर चीज को जिस तरह से झेल रहे हो, उस पर मुझे खुशी और थोड़ा गर्व है। मुझे कहना पड़ेगा कि सीरियस को तुम पर गर्व होता। हैरी ने थूक गटका
लगता था जैसे उसकी आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसे नहीं लगा कि सीरियस की बात को वो झेल सकता है। वर्नन अंकल के मुंह से ये सुनना काफी दर्दनाक था। क्या इसका गॉडफादर मर गया है? इससे भी बुरा यह था कि स्लगहॉर्न ने सीरियस के नाम का जिक्र हल्के फुल्के ढंग से किया था। डंबलडोर ने धीरे से कहा, बहुत दुख की बात है, तुम और सीरियस बहुत कम समय तक साथ रह पाए। जो एक लंबा और सुखद संबंध हो सकता था उसका बेरहमी से अंत हो गया। हैरी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें इस वक्त उस मकड़ी पर जमी हुई थीं जो अब डंबलडोर के हैट पर चढ़ रही थी। वो जानता था, डंबलडोर समझते थे, वो समझ गए थे कि उनकी चिट्ठी के मिलने तक हैरी ने डर्सली परिवार में अपना समय लगभग बिस्तर पर लेटे लेटे बिताया था। वो जानते थे कि वो ठीक से खाना नहीं खा रहा था और धुंध भरी खिड़की को घूरता रहता था। ये धुंध उस ठंडे खोखलेपन से भरी थी जिसे हैरी दम पिशाचों से जुड़ा हुआ मानता था। हैरी ने आखिर धीमी आवाज में कहा, ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि अब वो मुझे कभी चिट्ठी नहीं लिखेगा। उसकी आंखें जलने लगी। उसने पलकें मिचमिचाईं। ये स्वीकार करना मूर्खतापूर्ण था, लेकिन अपने गॉडफादर के बारे में उसे सबसे अच्छी बात ये लगती थी। उसके कारण हैरी को तसल्ली मिलती थी कि हॉगवर्ट्स के बाहर कोई था जिसे उसकी परवाह थी, लगभग अभिभावक की तरह। और अब उल्लू की डांक उसे वो राहत का एहसास नहीं दिला पाएगी। सीरियस तुम्हारे लिए सब कुछ था जिसे तुमने पहले कभी नहीं जाना। जाहिर है ये क्षति अपूर्णीय है, डंबलडोर ने धीरे से कहा, लेकिन जब मैं डर्सली परिवार में था तो मुझे एहसास हो गया था कि मैं कमरे में बंद नहीं रह सकता। सीरियस ऐसा कभी नहीं चाहता था, है ना? और वैसे भी जिंदगी बहुत छोटी होती है। मैडम बोन्स को देखिए, एमलिन वेंस को देखिए, अगला नंबर मेरा हो सकता है ना? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने साथ ज्यादा से ज्यादा प्राण भक्षियों को ले जाऊंगा, और अगर मैं ये कर सका तो वोल्डेमार्ट को भी। उसने खूंखार अंदाज में कहा। डंबलडोर की नीली आंखों में देखा जो छड़ी की रोशनी में चमक रही थी। अपने मम्मी डैडी के बेटे और सीरियस के सच्चे गॉडसन की तरह कहा। डंबलडोर ने हैरी की पीठ पर हल्के से प्रशंसा की धौल जमाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात पर अपना हैट उतार कर सलाम करता, लेकिन मुझे डर है ऐसा करने से तुम पर मकड़ियों की बारिश हो जाएगी। और अब हैरी, इससे जुड़े एक विषय पर आते हैं। मुझे लगता है तुम पिछले 2 हफ्तों से दैनिक जादूगर अखबार ले रहे हो। हाँ, तो तुमने देखा होगा कि भविष्यवाणी के हॉल में तुम्हारे अभियान से संबंधित खबरों की बाढ़ आ गई है। हाँ, और अब हर व्यक्ति जानता है कि मैं ही नहीं, कोई नहीं जानता। दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग उस भविष्यवाणी का पूरा विवरण जानते हैं जो तुम्हारे और लॉर्ड वोल्डेमार्ट के बीच में की गई थी, और वो दोनों ही इस वक्त मकड़ियों से भरे बदबूदार झाड़ू घर में खड़े हैं। बहरहाल ये सच है, कई लोगों को सही अंदाजा होगा कि वोल्डेमार्ट ने अपने प्राण भक्षियों को एक भविष्यवाणी चुराने भेजा था, और उस भविष्यवाणी का संबंध तुमसे था। मुझे लगता है तुमने भविष्यवाणी में कही बातों के बारे में किसी को नहीं बताया होगा। नहीं, हैरी बोला। कुल मिला के ये समझदारी भरा निर्णय था, डंबलडोर ने कहा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात अपने दोस्तों रोनाल्ड वीजली और मिस हरमाइनी ग्रेंजर को बता देनी चाहिए। हाँ हैरी, हाँ, उन्होंने कहा जब हैरी भौंचक्का दिखने लगा। मुझे लगता है उन्हें ये बात पता होना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण बात उन्हें नहीं बताना उनकी दोस्ती का अपमान होगा। मैं ये नहीं चाहता था कि वो परेशान हो जाएं या डर जाएं। डंबलडोर ने अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से हैरी को देखते हुए कहा, ये शायद तुम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि तुम खुद डरे हो, परेशान हो। हैरी, तुम्हें दोस्तों की जरूरत है। जैसा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सीरियस से कभी नहीं चाहता था तुम खुद को बंद कर लो। हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डंबलडोर जवाब चाहते भी नहीं थे, और वो आगे बोले, अब इसी से जुड़े हुए लेकिन अलग विषय पर बात करें। मेरी इच्छा है कि इस साल तुम मुझसे अलग से सीखो। अलग से? आपसे? हैरी ने कहा, आश्चर्य के साथ अपनी चिंतित खामोशी से बाहर आ गया। हाँ, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी शिक्षा पर ध्यान दूं। आप मुझे क्या सिखाएंगे सर? ओह, कुछ बातें इधर की, कुछ बातें उधर की, डंबलडोर ने हवाई अंदाज में कहा। हैरी ने उम्मीद से इंतजार किया, लेकिन डंबलडोर ने विस्तार में कुछ नहीं बताया, इसलिए उसने एक और चीज के बारे में पूछ लिया जो उसे परेशान कर रही थी। अगर मैं आपसे पढ़ूंगा तो मुझे स्नैप से गुप्त विद्या सीखने की जरूरत नहीं होगी, है ना? प्रोफेसर स्नैप? हैरी,
नहीं, तुम्हें उनसे नहीं सीखना होगा। अच्छी बात है, हैरी ने राहत भरे स्वर में कहा, क्योंकि वो रुक गया। वो अपने दिल की बात उजागर नहीं करना चाहता था। डंबलडोर ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यहाँ भयंकर शब्द ज्यादा अच्छा होगा। हैरी हंस पड़ा। अच्छा, इसका मतलब है कि अब प्रोफेसर स्नेप से मेरा ज्यादा पाला नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे आगे जादुई काढ़े की पढ़ाई नहीं करने देंगे जब तक कि मुझे OWL में आउटस्टैंडिंग ना मिला हो, जो मैं जानता हूं कि वो मुझे नहीं मिलेगा। अपने OWL के बारे में तब तक कुछ मत कहो जब तक कि वो मिल न जाए। अभी बात उठ ही गई है तो मुझे लगता है परीक्षा परिणाम आज सुबह ही आ जाएंगे। अब हमारे विदा होने से पहले 2 बातें। पहली बात तो ये, मैं चाहता हूं कि आगे से तुम अपना दृश्य चोगा हर वक्त अपने पास रखो, हॉगवर्ट्स में भी, ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। समझ गए? हैरी ने सिर हिलाया। दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ रहते समय जादू मंत्रालय ने रॉन के घर को सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की है। इस वजह से आर्थर और मॉली को थोड़ी असुविधा हो रही है। उदाहरण के लिए, उनकी सारी डाक मंत्रालय में जांच के बाद ही उनके पास पहुंचती हैं। उन्हें इससे जरा भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता है। बहरहाल, अगर तुमने उनके यहाँ रहते समय अपनी गर्दन खतरे में डाली तो ये उनके त्याग का उचित प्रतिदान नहीं होगा। मैं समझ गया, हैरी ने फौरन कहा। तो फिर ठीक है। डंबलडोर ने झाड़ू घर का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अहाते में पहुंच गए। मुझे किचन में रोशनी दिख रही है। अब हम मॉली को मौका देखते हैं कि वो तुम्हें देख कर कहे कि तुम कितने दुबले हो गए हो।